लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ऐसा करके आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन में देखोगे क्या क्वेश्चन में गुडविल गिवन है या कैलकुलेट करना है। पहला तरीका क्या होता है बेटा? पहला तरीका होता है जो भी मेरा घाटा है वो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, पुराने रेशियो में। क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई काफी शायद मैंने करवा दिया वेट और बच्चों को लग रहा होगा है हम काफी लेट, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, रेगुलर आएंगे बेटा जी। अब हम आ चुके हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, आपका सेकंड चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विवरण अनुपात में परिवर्तन। वन शॉट और ये हमारा गन शॉट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो गुडविल वाला चैप्टर है वो भी यही है, आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल वाला पार्ट है वो भी यही है, लाभ अनुपात में जो चेंज हो रहा है वो भी यही है, और इसके बाद आपका एडमिशन है, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और जिस तरीके से आपने जो पहले वीडियो को प्यार दिया भाई, मैं बहुत मजा आ गया। लगभग लगभग उस पर 30,000 व्यूज होने वाले हैं, सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो ऐसे ही आप हर वीडियो को प्यार दें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे प्यारे प्यारे पूछू पूछू मुझे इतना प्यार देते हैं। तो बेटा ये है हमारा फ्री बैच उत्कर्ष यूपी कॉमर्स क्लास 12। जो भी हमारे वन शॉट है, इसका जो भी आपका नोट्स है हमारे, वो इस बैच में आपको मिलेगा। आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाइएगा, फ्री बैच है आपका, फ्री बैच ये सर्च करेगा बेटा, और इस बैच में आपको एनरोल करना है। सारे नोट्स वगैरह सारी चीज यहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा चैप्टर। और इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो गुडविल का मतलब होता है ख्याति। ख्याति यानी कि गुडविल। गुडविल का मतलब होता है एक ऐसी रेपुटेशन, एक ऐसी इमेज जो मार्केट में आपकी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा होगा आपके एरिया के आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन फेमस कुछ ही स्कूल होते हैं, ज्यादा बच्चे कुछ ही स्कूल में होते हैं। आपके आसपास किसी मिठाई की दुकान है, आपके आसपास कोई ग्रोसरी की शॉप है, तो हर शॉप उतनी फेमस नहीं होती है, कुछ फेमस होती हैं। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। गुडविल का मतलब ही यह है कि जब आप अपनी एक अच्छी इच्छा से किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, तो उसकी वजह से एक रेपुटेशन आपकी मार्केट में क्रिएट हो रही है, अच्छी या बुरी, उसको बोलते हैं गुडविल। मान लीजिए आपकी एक शॉप है, मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, रेगुलर सामान खरीद रहा हूं। एक दिन मैं गलती से मोबाइल घर पर छोड़ दिया या पर्स घर पर छोड़ दिया। मैंने आपसे कहा भाई मैं पर्स घर पर भूल गया हूं, मेरे को सामान दे दो, मैं घर पर जाऊंगा तो पैसे आपको दे दूंगा। आपने कहा "हुट, हुट।" कहां से आ जाते हैं? पैसे लाना तभी आना। क्या मैं वापस आपके पास सामान लेने आऊंगा? नहीं आएंगे सर। ये भी गुडविल का पार्ट है। अगर आप मेरे को अलाउ कर देते तो हो सकता है मैं आपसे सामान लेता रहता और 4-5 लोगों से भी कहता कि देखो दुकानदार कितना अच्छा है, मेरी कितनी मदद कर रहा है। इसको भी हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में समझते हैं। Goodwill means to the reputation of a business that helps it to earn relatively more profit so that satisfy customer will come again and again in future। ख्याति का मतलब होता है आपके बिजनेस की बनाई हुई रेपुटेशन। एक है मोबाइल ओप्पो और एक है मोबाइल झोपो। झोपो आपने सुना ही नहीं है दोनों मोबाइल। आप क्या खरीदोगे? ओप्पो। मोबाइल चाहिए तो कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए।
मार्केट में आईफोन आएगा ना तो हम जाएंगे और आईफोन से शीशे वाली फोटो भी तो डालनी है। हम भले कैसे आए लेकिन आईफोन का पीछे जो आधा सेब है वो दिखाना है ना। ये क्या है उसकी बेटा? गुडविल है। ये क्या है उसकी? रेपुटेशन है। आप मुझे से ही पढ़ने क्यों आते हो भाई? मेरी ही वीडियो का वेट क्यों कर रहे थे? यूट्यूब पर तो और वीडियो मिल जाती, लेकिन गप्पू भैया से प्यार है, गब्बर सर से प्यार है। ये मेरी कमाई गई थोड़ी सी गुडविल है जो आप मुझे प्यार करते हो। तो ख्याति का मतलब है किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा से जो उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने में मदद करती है ताकि संतुष्ट ग्राहक भविष्य में बार बार आए। So we can say that goodwill of a firm help it to earn higher profit in comparison to normal profit. अब सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है अगर मैं मोमोज की ठेल खोलता हूं या मैं पड़ाके की दुकान खोलता हूं या मैं एक मेडिकल की शॉप खोलता हूं तो इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा क्योंकि मार्केट में चल रहा है तो इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। वो एक नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। यानी कि ये जो हमारी गुडविल होती है, अगर हमारी इमेज अच्छी है, अगर हमारी इमेज रेपुटेशन अच्छी है तो बेटा इससे क्या हो रहा है? मार्केट में गुडविल क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गुडविल का नेचर कैसा है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि गुडविल हमारी कौन सी एसेट होती है। बेटा गुडविल आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल एक अमूर्त अस्थि होती है। मतलब इंटेंजिबल क्या होता है सर? इंटेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी एसेट, एक ऐसी संपत्ति जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। यानी गुडविल एक आपकी ऐसी एसेट है। दो टाइप की आपने एसेट्स पढ़ी थी, एक होती है टेंजिबल और एक होती है आपकी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गुडविल हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स है? द आंसर इज नो। अब आप कहेंगे सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? बेटा फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में एसेट्स होती ही नहीं है। ये तो वो खर्चे हैं जो आपने अभी तक खत्म नहीं करे हैं, आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं। उसने आपको एसेट साइड में डाल रखा है, फेक एसेट्स है। इसको जब आप सेल भी करोगे तो उससे कुछ रिलाइज होगा ही नहीं, है ना? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑल टेंजिबल एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, प्लांट कैन बी सोल्ड सेपरेटली बट गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। क्या कहा गया? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, उसको आप अलग अलग बेच सकते हो। गुडविल को आप अलग अलग बेच नहीं सकते हो। जो हमारा बिजनेस होता है उसी में हमारी गुडविल क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, यस सर। अब गुडविल क्या है? टेंजिबल है, इंटेंजिबल है या फिक्टिशियस एसेट्स है? यानी कि मूर्त, अमूर्त और काल्पनिक अस्थियां हैं। तो बेटा देखो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। अब आप सोच रहे होंगे सर टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? बेटा टेंजिबल एसेट्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्ति, ऐसी संपत्ति होती है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे कि मशीन, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर। जिस संपत्ति को आप छू नहीं सकते, जिस एसेट्स को आप देख नहीं सकते, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, यस सर। आप देखो यहां पर कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। गुडविल क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल हमारी एक अमूर्त संपत्ति है। वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, इसकी कीमत या इसकी वैल्यू आपको जब मालूम पड़ती है जब आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो या आप अपने बिजनेस का मूल्यांकन कर रहे हो। एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। गुडविल का सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है। एग्जैक्ट गुडविल क्या है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं और उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से क्या होता है हम वैल्यूएशन करते हैं और ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स है। इसकी वैल्यू, इसकी इमेज, जैसे उसकी वैल्यू आपकी नजर में बहुत ज्यादा है ना, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है बेटा जी। ठीक है, यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी गुडविल को, जो आपकी ख्याति को प्रभावित करता है, मतलब जिससे आपकी गुडविल या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। सबसे पहला, प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान। आपका जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है वो कहां है, किस एरिया में है, आसपास का माहौल कैसा है, आसपास कैसे लोग रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसकी प्रकृति कैसी है, किस टाइप का बिजनेस है। मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो ओनर हैं, वो आपके किस तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, मार्केट में वो कैसी इमेज बना रहे हैं, ये आपकी गुडविल के लिए बहुत असर करता है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, पहला दिन है, मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं, जब भी कोई नई शॉप खुलती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपने देखा होगा उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और कई जगह पार्टी भी होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आके एक बार चेक करें कि क्या, किस चीज की शॉप है, क्या सर्विसेज है, कैसे है। तो जब आपने अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया, तो तुरंत आपकी गुडविल नहीं बनेगी बेटा। जैसे जैसे आप काम करोगे, टाइम होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब वो एक ब्रांड बनता है, तब वो एक बनती है उसकी गुडविल। तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम जब भी कोई छोटी चीज खरीदते हैं, हमारे जुबान पर नाम होता है कि हमें इसी कंपनी का खरीदना है। क्यों? उसके गुड्स की क्वांटिटी, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, और वही क्वालिटी हमारी गुडविल को अच्छी बनाती है और बुरी बनाती है। इंसेंटिव, प्रोत्साहन, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप सामने वाले को, कस्टमर को दे रहे हो, और कौन कौन सी ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम देते हैं ना हम लोग, 20% ऑफ, 30% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री। डिग्री ऑफ कंपटीशन, आपके आसपास मार्केट में या ऑल ओवर कितने कॉम्पिटिटर हैं, उससे भी आपकी गुडविल इफेक्ट करती है। आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज और अवेलेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये कुछ फैक्टर्स हैं। आप 5-6 भी कर लोगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 5-6 भी अच्छे से देख लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा बेटा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, यस सर। अब आती है बेटा प्यारी सी चीज, अब आती है प्यारी सी चीज जिसमें आप करते हो कैलकुलेशन, जिसमें आप करते हो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति का वर्गीकरण। मैं गुडविल की कैलकुलेशन कब करूंगा, मुझे गुडविल की कीमत कब मालूम करनी पड़ेगी, मुझे गुडविल का मूल्यांकन कब करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब करनी पड़ेगी। जब मैं किसी दूसरे का बिजनेस परचेज कर रहा हूं। दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है, मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे 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 ईयर बाय ईयर मैंने उसकी एक इमेज बना दी, एक रेपुटेशन बना दी, इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। मैंने ही बनाई है, खुद के द्वारा कोई बिजनेस को स्टार्ट किया है, मैं ही उस बिजनेस को चला रहा हूं, धीरे धीरे मैं ही उस बिजनेस को बढ़ा रहा हूं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर मैंने किसी दूसरे का बिजनेस खरीदा है, या अगर मैंने किसी दूसरे का बिजनेस परचेस किया है, तो सामने वाला मुझे फ्री में तो देगा नहीं, सामने वाला मुझसे कोई पैसा मांगेगा, और उस पैसे में वो गुडविल का भी पैसा मांगेगा। तो उस गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाए, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज गुडविल क्या होती है, कृत ख्याति क्या होती है। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ payment. For example, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net asset is referred to as purchase goodwill. मान लीजिए आप, हाँ आप, आपसे कह रहा हूं, अरे हंस लो यार, अरे हंस लो यार, ओ देख 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 देख, पूरे दांत बाहर आ रहे हैं, रुक नहीं रहे। हाँ हाँ, अरे यार क्या बात, ऐसी खुश रहा करो। मैंने आपका बिजनेस परचेस किया,
आपकी जो एसेट है ना, आपकी जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए है और आपने मुझसे पैसा लिया 8 लाख रुपए। मेरे पास जो एसेट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 6 लाख रुपए की और आपने मुझसे पैसा लिया 8 लाख रुपए। कितना ज्यादा ले लिया? 2 लाख। ये 2 लाख जो आपने मुझसे ज्यादा लिया ना, ये आपके बिजनेस की गुडविल है, रेपुटेशन है। हिंदी में देखो, क्रयत ख्याति वह ख्याति है जिसे भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यवसाय को खरीदा जाता है तो उसके शुद्ध परिसंपत्तियों पर क्रय मूल्य के अधिक होने वाली राशि को कृत ख्याति कहा जाता है। ठीक है, यस सर। देखो, अब ये परचेज गुडविल के कुछ फीचर्स हैं जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हो बस, बट ज्यादा आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको मालूम है परचेज गुडविल क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, गुडविल इसमें कैसे आती है, वारी वारी चीजें। बट आपके लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी का बिजनेस परचेस किया 8 लाख रुपए का, आपके पास एसेट्स आई 6 लाख रुपए की, आपने 2 लाख रुपए क्या दिए? गुडविल के। ये गुडविल कहां शो करोगे बेटा? बैलेंस शीट में। ये वो गुडविल है जो अभी आगे चल के हम गुडविल को ऑलरेडी अपीयर्स पढ़ेंगे, राइट ऑफ करेंगे, वो वाली गुडविल है बेटा यहाँ। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति का वर्गीकरण। दूसरा टाइप, पहला मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पहला मैंने बताया था हमारी सेल्फ जनरेटेड से पहले परचेज गुडविल। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल, स्वयं निर्मित ख्याति या अंतर्निहित ख्याति, हमारे द्वारा जनरेट करी गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है। इट इज जनरेटेड internally goodwill which arise from a number of characteristic or attributes which ongoing business possesses। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बिजनेस की एक हम रेपुटेशन बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं और उसी को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कोई बिजनेस मैंने किसी का खरीदा है उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, और मैं अपना ही बिजनेस कर रहा हूं, अपने ही बिजनेस से मैंने अपनी मार्केट में एक रेपुटेशन बनाई हुई है, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है बच्चा, यस सर। अब यहां पर एक प्यारे से फीचर्स दे रखे हैं आपके सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह लंबे समय की अवधि में आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है, a true cost cannot be placed on this type of goodwill. Its valuation depends on the subjective judgment of the valuer. इस प्रकार की ख्याति का कोई वास्तविक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है और इस पर जो रूल लगते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, अब सर मुझे क्यों जरूरत है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की? मैं गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करूंगा? तो देखो ये आपके रीजन है। जब भी हमारे पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होता है ना, पार्टनर के अनुपात में चेंज होता है, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है या हम अपने बिजनेस को बेचते हैं, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तब हम गुडविल की क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। अब वैल्यूएशन से याद आया, वैल्यूएशन से याद आया, चलो वैल्यूएशन करते कैसे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ। सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ। अब सर ये क्या होता है? औसत लाभ क्या होता है? औसत लाभ का मतलब होता है पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को कंपेयर करते हुए
मैं एक एवरेज निकाल देता हूं कि हर साल कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि पिछले 4 सालों में या पिछले 5 सालों में या पिछले 6 सालों में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो हर साल एक एवरेज कैसा आएगा? तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पिछले 6 साल का क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट, पिछले 6 साल का प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ 6 years प्रॉफिट, पिछले 6 साल में मुझे जितना प्रॉफिट हुआ है सबको जोड़ दूंगा। अगर कोई लॉस हुआ होगा इन 6 साल के बीच में तो उसको माइनस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 6 से। इससे क्या होगा भाई? ऐसा भी तो हो सकता है किसी साल मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, किसी साल मुझे कम प्रॉफिट हुआ हो, किसी साल मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं हो, लॉस हुआ हो। तो ऐसे अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मैं एक मिनिमम प्रॉफिट बता देता हूं कि भाई ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पहला तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं औसत लाभ। अब ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपने मेरा बिजनेस खरीदा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि भाई ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, मैंने जो अपना नाम बनाया ना, मैंने जो अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज बनाई ना, इसकी वजह से इतने साल तक आपको ये एवरेज प्रॉफिट मिलता रहेगा। उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। सॉरी, क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज? कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है, मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है, इतने साल तक आपको ये एवरेज प्रॉफिट हर साल मिलता रहेगा, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, यानी 2 साल तक आपको इतना एवरेज प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर आपको बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 3 साल तक आपको इतना प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर आपको पहला मेथड दिया हुआ, ये हमारा पहला मेथड है जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। ये हमारा पहला मेथड है जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ, जिससे हम क्या निकालते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, कितने साल का हम एवरेज ले रहे हैं, उतने ही साल से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। बट बेटा जी, हम कुछ एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं। हम कुछ एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं सर। जैसे कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसको हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं जब हम एवरेज प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहला है बेटा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा घाटा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे आपका सामान जल गया, आपका सामान चोरी हो गया, ट्रक जा रहा था सामान लेके ट्रक पलट गया। ऐसे घाटे जो आपके अनएक्सपेक्टेड हैं, ये आपके क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। बट जिस साल ये लॉस हुआ होगा, आपने उस साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। उस साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या किया होगा? माइनस किया होगा। बट ये खर्चा हर साल तो होगा नहीं, ये लॉस आपका हर साल तो होगा नहीं। तो जिस साल आपको एबनॉर्मल लॉस दिया होगा, एडजस्टमेंट में आप उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। एडजस्टमेंट में आप उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ऐसे ही आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? आपने अपनी किसी एसेट्स को बेचा और बेचकर आपको फायदा हो गया, ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्या कोई गारंटी है ये प्रॉफिट आपको हर साल होगा? द आंसर इज नो।
क्या कोई ऐसी गारंटी है कि भाई ये प्रॉफिट तो आपको हर साल होगा ही होगा? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। बट जिस साल ये प्रॉफिट हुआ होगा, जिस साल ये प्रॉफिट हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस साल आपने प्रॉफिट में इसको सीआर साइड डाला होगा। उस साल आपने प्रॉफिट को इसमें क्या किया होगा? प्लस किया होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस। देखो, याद करने का तरीका उल्टा चलेंगे। लॉस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट माइनस। ठीक है? यस सर। अब देखिए बेटा जी, और भी कुछ दिए होते हैं, जैसे कि सैलरी, रेमुनरेशन। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके होंगे ही होंगे, आप चाहे बिजनेस खरीद रहे हो तब भी होंगे, जैसे सैलरी, रेमुनरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन। तो ये खर्चे तो आप हर साल क्या करोगे? माइनस करोगे। जो भी हमारे रिकरिंग एक्सपेंस है, आप क्या करोगे? माइनस करोगे। कभी कभी ऐसा होगा बेटा, कभी कभी ऐसा होगा, आपसे बोलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और कभी कभी आपसे बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे सर पहले ये तो बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो आपके रिकरिंग नेचर के नहीं होते, बार बार आप इन खर्चों को नहीं करोगे, इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है। कार खरीदी है, बाइक खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो खर्चे आपको बार बार करने पड़ते हैं, जो खर्चे आपके बार बार होते हैं, इसका बेनिफिट हद से हद 1 साल तक मिलता है। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो कैसे? आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई कार खरीदी, आपने कोई मशीन खरीदी, इन एसेट्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना रखा है। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बैलेंस शीट में नहीं जाता। जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो बेटा वो एक खर्चा करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको माइनस कर दिया। कायदे से तो वो खर्चा है ही नहीं, तो ठीक करने के लिए आप उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और यहां उल्टा, यानी कि माइनस। अगर आपने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ठीक करने के लिए उसको माइनस करेंगे, और अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां आपको प्यारे प्यारे वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो मैंने भी आपको बताया था। कौन कौन से एडजस्टमेंट है, जैसे एबनॉर्मल लॉस और इनकम वाला है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल इनकम है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। कभी कभी आपको स्टॉक के बारे में भी दिया होगा, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रखी है, अंडर वैल्यूएशन का मतलब है स्टॉक की वैल्यू कम कर रखी है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रखी है, अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है स्टॉक की वैल्यू हमने कम कर रखी है। तो जब भी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन होगा, और खासकर क्लोजिंग स्टॉक में, तो बेटा वो दो जगह इफेक्ट होता है। जो आपका ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट होता है वो दो जगह इफेक्ट होता है, इस साल भी इफेक्ट होगा और नेक्स्ट ईयर भी आपका इफेक्ट होगा। ठीक है? यस सर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज हमारा ओपनिंग स्टॉक 40,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है। अब मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट हुआ? अब मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 40,000 का। आप कहेंगे 40,000 का। और मैं आपसे कहूं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 ओवर वैल्यूएशन है, यानी इसमें 10,000 ज्यादा दिखा रखे हैं, एक्चुअल में कितना है वो? 70,000। यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना था? 30,000, लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। ठीक करने के लिए 10,000 यहां से माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर उसको ठीक करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चा? चलिए
अब यहां पर देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए आपसे क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। यहां पर कह रहा है मनोहर परचेज द बिजनेस ऑफ अल्लू ऑन 1 जनवरी 2022, द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स आपको दे रखा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, 22, 23, 24, 2022, 2023, 2024, पिछली 3 साल का हमको प्रॉफिट दिया, 2022, 2023, 2024। 22 का दे रखा है 35,000, इसमें 5,000 प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, यानी कि ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस। तो ये आपका 35,000 माइनस 5,000 तो आ गया 30,000। उसके बाद अगला कह रहा है 40,000 है 2023 में, 2023 में 40,000 है, इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स वॉर 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। 5,000 का सामान चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कितना, 5,000। तो ये आपका हो गया, सॉरी, तो ये आपका हो गया 45,000, ठीक। उसके बाद है 20,000 डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक रिकरिंग एक्सपेंस है, बार बार होगा। आपसे कह रहा है 2024 में 20,000 डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने खर्चे को इंक्लूड ही नहीं करा। तो 20,000 में से 5,000 माइनस होगा, तो हो गया 15,000। अब मैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करूंगा, तो 1, 2 और 3। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 90,000 आएगा, और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ये आ जाएगा आपका 30,000। ये क्या आ गया, मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 2 ईयर्स। तो बेटा मेरा गुडविल आ गया 60,000। ये आपके सामने मेरा गुडविल आ गया 60,000। ये एवरेज प्रॉफिट होता है। एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। अधिलाभ का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी बच्चों, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया ही, हमारा क्या होता है, औसत लाभ। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सामान्य लाभ। मैं अगर किसी और बिजनेस में लगाता हूं, ये जो मेरा बिजनेस है, इसी टाइप के किसी और बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट इतना होगा। लेकिन अगर आप मेरे बिजनेस से पैसा लगाओगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना है। यानी कि अगर मेरे जैसे किसी और बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा 30,000 रुपए का, लेकिन मेरे बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा 70,000 रुपए का। यानी कि कितने का डिफरेंस है, 40,000 का। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं अधिलाभ। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तो आपको मैंने बता दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्वेश्चन में दी होती है रेट। रेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट दे रखी होगी और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया होगा, अगर दिया है तो। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है
मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ऐसा करके आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो जैसा देखिए यहां पर आपको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित पूंजी क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड रेफर्स टू नेट टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉय इन द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। नियोजित पूंजी व्यवसाय में नियोजित शुद्ध मूर्त परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है। अर्जित सामान्य लाभ की गणना नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर नियोजित पूंजी पर की जाती है। देखो दो चीजें हैं, या तो आपको क्वेश्चन में नियोजित पूंजी दे रखी होगी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हो। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको उसको निकालना पड़ेगा। अब सर कैसे निकालेंगे? दो अप्रोच है हमारे पास, एक होती है एसेट्स अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। एक होती है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच आपसे कहती है जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं, उस एसेट्स में से टोटल जो भी आपकी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से, लेकिन कौन सी एसेट्स नहीं होनी चाहिए इसमें? आपकी गुडविल नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए। तो सारी एसेट्स, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? गुडविल नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए। सारी एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, सारी एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर जो मेरी बड़े टर्म के डेब्ट है, जो मेरी इक्विटी है और जो मेरा डेट है, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, इसको प्लस कर दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये आपको देखो अप्रोच दे रखा है, ये आपका लायबिलिटी अप्रोच है, ठीक है, और ये आपका एसेट्स अप्रोच है। दोनों अप्रोच में से जो आपको अप्रोच अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इससे कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफिकली गिवन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उसको हम मानेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जब तक कि स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हिंदी में विनियोग को गैर व्यापारिक विनियोजक माना जाएगा जब तक कि विशेष रूप से व्यापारिक विनियोग नहीं कहा गया हो, ठीक है। यस सर। चलिए भाई, तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तीनों चीजें आपको दे रखी हैं। हालांकि तीसरा वाला मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा एक और मेथड है आपका जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। एक तीसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अधिलाभ का पूंजीकरण और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपका औसत लाभ का पूंजीकरण। अब सर ये क्या होता है? जो मेरा सुपर प्रॉफिट है या जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, जो मेरा सुपर प्रॉफिट है या जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? जो मेरा सुपर प्रॉफिट है, जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना पैसा और लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। दोनों से फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले बताता हूं एवरेज प्रॉफिट का। इसका होता है स्टेप वन। स्टेप वन में हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है। यस सर। और
सेकेंड स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। दी है तो, नहीं दी है तो निकालनी पड़ेगी, दी है तो, नहीं दी है तो निकालनी पड़ेगी। और स्टेप 3 में इन दोनों को माइनस कर देते हैं। स्टेप 3 में इन दोनों को माइनस कर देते हैं। बट यहां पर सुपर प्रॉफिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर सुपर प्रॉफिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुपर प्रॉफिट में सिर्फ आप ये स्टेप फॉलो करते हो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट में आप ये फॉलो करते हो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ठीक है, अब आपके सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस प्यारे क्वेश्चन को करके हमें तीनों मेथड अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट को। 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल दे रखे हैं। 2021, 22, 23, 24, 25। ठीक, अब यहां पर 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000, 1,00,000। अब ये ब्रैकेट में दे रखा है 2025, यानी कि नुकसान हुआ था। 2025 ब्रैकेट में दे रखा है, यानी 2025 में क्या हुआ था बेटा, नुकसान हुआ था। अब देखो टोटलिंग करते हैं, ये आपका 50 और ये आपका 1.5, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000। 5,00,000 में से 1,00,000 घटा दिए तो बचे 4,00,000। टोटल कितना आ गया, 4,00,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। 4,00,000 कितनी साल है, 1, 2, 3, 4, 5। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1.5, 3.5 और ये आपका 50, 3.5 और एक 4.5 और हाँ ठीक। चलो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपसे कह रहा है 3 ईयर परचेज। गुडविल आपसे कह रहा है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 ईयर परचेज। तो गुडविल आपकी 80,000 इंटू 3, 2,40,000। तो गुडविल आ गई बेटा आपकी 2,40,000। ठीक है, गुडविल आ गई 2,00,000 आपकी 40,000। ठीक है, यस सर। अब सेकंड मेथड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है ही, सेकंड वाले में हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपकी किस्मत यहां इस क्वेश्चन में इतनी अच्छी है कि आपको नॉर्मल रेट भी गिवन है विच इज 10%, और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है 4,00,000। निकालने की जरूरत नहीं है। तो 4,00,000 का 10%, तो ये आ गया आपका 40,000। 4,00,000 का 10%, तो ये आ गया आपका 40,000। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 80,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट है 40,000 का, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000। ठीक, कितना ईयर परचेज है बेटा, 3 ईयर परचेज। तो यहां पर गुडविल आ गई 1,20,000। यहां आपकी गुडविल आ गई 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट से आ रही है 2,40,000, सुपर प्रॉफिट से आ रही है 1,20,000। अब मैं थर्ड वाला करता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर सिंपल आपका सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 40,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10। तो 40,000 इंटू 10, तो ये कितना हो गया,
4 लाख। तो ये आपके तीनों मेथड से हमने क्वेश्चन कर लिया ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। अब सवाल ये आता है सर ये कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं और इस चैप्टर में इसकी नीड क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए पार्टनर ने किसी रीजंस की वजह से, किसी कारण की वजह से अपने अनुपात में या फिर रेशियो में चेंजेस किए। पार्टनर ने किसी रीजंस की वजह से, कुछ पार्टनर एक्टिव थे, कुछ पार्टनर हमारे इनएक्टिव थे, कुछ हमारे स्लीपिंग पार्टनर थे, कुछ पार्टनर ने और पैसा लगा दिया, तो कुछ भी रीजन की वजह से जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने रेशियो में चेंजेस किए। अब रेशियो में चेंजेस किए तो हमें निकालना पड़ता है ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें ऐसे केस में निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं त्याग अनुपात। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, दोनों को माइनस करते हैं। अब सर ये सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है? सपोज मेरा पहले कुछ रेशियो था और अब मेरा कुछ रेशियो है, तो जब इन रेशियो में चेंज हुआ तो हो सकता है कोई पार्टनर ऐसा हो जिसे पहले से कम मिल रहा हो और कोई पार्टनर ऐसा हो जिसे पहले से ज्यादा मिल रहा हो। तो जिसे ज्यादा मिल रहा है उसे बोलते हैं गेनिंग पार्टनर और उसका रेशियो होता है गेनिंग रेशियो, और जिसे कम मिलेगा वो होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और उसका रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर एन एग्जांपल, हमारे 3 पार्टनर थे ए बी सी। इनका पहले का जो शेयर था वो था 5:3:2। इनका जो पहले शेयर था वो था 5:3:2। ये लोग पहले किसी भी चीज के 10 टुकड़े करते थे, उसमें से 5 टुकड़े ए के पास रहते थे, 3 टुकड़े रहते थे बी के पास और 2 टुकड़े रहते थे सी के पास। अब इन्होंने कहा कि अब हम रेशियो को चेंज कर रहे हैं और अब जो इनका रेशियो हो गया वो हो गया 3:2:1। अब इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:2:1। अब क्या हो सर, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाला जो रेशियो है वो है ओल्ड रेशियो और ये वाला जो रेशियो है वो है न्यू रेशियो। ये वाला जो रेशियो है वो है ओल्ड रेशियो और ये वाला रेशियो है वो है न्यू रेशियो। अब मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का पुराना है 5/10 और नया है 3/6। 10 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 3। यहां पर 2 3 जा 6, 5 जा 30। ठीक, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 30 हो गया। अब 10 की तरफ 30, 3 टाइम 3 5 15 माइनस 6 5 3 जा 15, 0। यानी कि ए को जितना पहले मिल रहा था उतना अभी मिल रहा है। 0 का मतलब है ए को ना ही फायदा हो रहा ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, अच्छा बी का देखते हैं। बी का पुराना था 3/10 और नया है 2/6। एलसीएम 30, 3 9 10। अब आप देखो बेटा 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का 1/30, माइनस का 1/30। इसका मतलब क्या है, बी को गेन हो रहा है। जब आप त्याग अनुपात निकाल रहे हो, जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हो और किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, इसका मतलब किसी पार्टनर का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर है। अब मैं सी का निकालता हूं। सी का पुराना रेशियो था 2/10, नया रेशियो है 1/6। एलसीएम लेंगे 60 आ जाए, सॉरी 30 आएगा। एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 3 2 जा 6, 1/30। तो सी क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पर सी कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा और जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की वजह से। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ना कुछ पैसा दे इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। किसको, जो पार्टनर गेन कर रहा है, सॉरी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है।
यानी यहां पर अब एंट्री क्या होगी, यहां पर एंट्री हो जाएगी जो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, यानी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। बी पैसे देगा किसे, सी को, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो एक गेनिंग पार्टनर है, और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस पार्टनर है। लेकिन क्या देगा बी, सी को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो पहले आप क्वेश्चन में देखोगे क्या क्वेश्चन में गुडविल गिवन है या कैलकुलेट करना है। गिवन है, अच्छी बात है। कैलकुलेट करना है तो इनमें से किसी मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज यही क्वेश्चन था, गुडविल कितनी आई, 2,40,000, 2,40,000, उसको गेन कितना हो रहा है, 1/30, तो ये आ गया आपका 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 0 0। बी सी को कितना पैसा देगा, 8,000 रुपए। बी सी को कितना पैसा देगा, 8,000 रुपए। इस तरीके से आप करते हैं बेटा जी, इस तरीके से यहां पर कैलकुलेशन होती है, इस तरीके से आप सारी चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी। तो अभी आपसे बहुत बार पूछा जाता है द रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपकी साझेदारी है उसका पुनर्गठन कैसे होता है, आपकी जो साझेदारी है उसका पुनर्गठन कैसे होता है, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी जो साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन कब होता है या कैसे होता है, या फिर क्या मतलब होता है हमारे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी हमारे जो पार्टनरशिप है, जब भी हमारी कोई साझेदारी है उसमें कोई रेशियो में चेंज आता है, या कोई नया पार्टनर आता है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या हम किसी और बिजनेस को ले लेते हैं, तो बेटा जी ऐसे केस में पुरानी जो साझेदारी थी वो खत्म हो जाती है और एक नया एग्रीमेंट आता है, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, सॉरी विघटन नहीं, पुनर्गठन। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, यस सर। तो देखिए, अब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है बेटा, देखो डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये मैंने आपको बता दिया, गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व वगैरह, ये सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी, ये सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहला देखो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को बोलते हैं त्याग अनुपात। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेयरिंग रेशियो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, गेयरिंग रेशियो आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी नहीं पढ़ना। गेयरिंग रेशियो आप पढ़ोगे रिटायरमेंट और डेथ वाले पार्ट में, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले केस में आप गेयरिंग रेशियो पढ़ोगे। ठीक है, यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन रेशियो के बाद, गुडविल के बाद कुछ हमारे ऐसे एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस होते हैं जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सर, जब हमारे पार्टनर्स ने अपने अनुपात को बदला, जब हमारे पार्टनर्स ने अपने रेशियो को चेंज किया, तो हमारे पास बैलेंस शीट में बहुत सारे ऐसे फायदे थे, बहुत सारे ऐसे घाटे थे जो हमने बांटे ही नहीं बेटा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, या पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो जो भी हमारे फायदे दे रखे हैं, जो भी हमारे नुकसान दे रखे हैं, वो बैलेंस शीट में एज इट इज वैसे ही रहेंगे। बस जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो बदलाव आएगा, उसके बदलाव के हिसाब से जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा उन फायदे और घाटे के हिसाब से। लेकिन जब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कौन कौन से फायदे और कौन कौन से नुकसान। एक होता है जनरल रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं सामान्य संचय।
एक होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हम बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो खैर आपको मालूम ही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो इसका मतलब वो फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस घाटा है। ठीक है, यस सर। इसके साथ साथ एक होता है आपका आईएफआर, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर आपके कुछ लॉसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वाले, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये सारे लॉसेस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिजर्व हैं ये हम पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और पुराने रेशियो में जाएंगे। यानी यहां पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बांट रहा हूं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर कोई घाटा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या बैलेंस शीट में कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, या फिर हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर हमें दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये घाटा है। ये घाटा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड जाएगा। एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनके नाम और ओल्ड रेशियो में। बट बेटा ये जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है ये ऐसे नहीं बांटा जाता। ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या उन्हें कोई परेशानी हो गई और उन्होंने क्लेम मांग लिया, उन्होंने पैसा मांग लिया, तो हम वहां पर कहां से लाएंगे? तो उसकी भरपाई के लिए हमने ये एक क्लेम बनाया हुआ है, एक रिजर्व बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये काम कैसे करता है? सपोज देखो, मान लीजिए मेरे पास रिजर्व है 80,000 रुपए, मैंने कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बनाया हुआ है 80,000 रुपए का। कितने का? 80,000 रुपए का मैंने बनाया हुआ है। राइट बेटा जी? यस सर। अब मेरे पास क्लेम आया ही नहीं, मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। मेरे पास क्लेम आया, कितना आया? 30,000। मेरे पास क्लेम आया, कितना आया? 30,000। क्या मेरे पास बांटने के लिए कुछ पैसा बचा है? द आंसर इज यस। क्या मेरे पास अभी भी कुछ बांटने के लिए पैसा बचा है? द आंसर इज यस। क्या करूंगा बेटा? 80,000 में से 30,000 माइनस होंगे, 50,000 पार्टनर्स को बांटने के लिए बचा हुआ है। एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री करेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम और टू WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम और टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर मेरे पास क्लेम आ गया 80,000 रुपए का, तो भाई साहब बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम। अगर मेरे पास क्लेम मोर देन 80,000 हो गया बेटा, अगर मेरे पास क्लेम मोर देन 80,000 हो गया, तो जितना ज्यादा हुआ वो घाटा हो गया। ऐसे केस में दो एंट्री, पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम, और दूसरी एंट्री में जो लॉस हुआ ना ये पार्टनर झेलेंगे। बाकी इसी तरीके से होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो बेटा, तो मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा होती रहती है।
तो जब भी उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, उस कमी की भरपाई को हम इस रिजर्व में पूरा करते हैं। अगर नहीं होती है या पूरा नहीं यूज होता है तो इस रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, यस सर। बट आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला अकाउंट, आपसे बहुत बार पूछा जाता है बेटा, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, विच इज पूर्ण मूल्यांकन खाता, विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पूर्ण मूल्यांकन खाता। सर क्या होता है ये पूर्ण मूल्यांकन खाता, क्या होता है? A revaluation account is a nominal account prepared at the time of admission, retirement और death of a partner। देखो, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो मूल्यांकन खाता है, पूर्ण मूल्यांकन खाता है, अगर हमारे अनुपात में चेंज होता है तो बनाते हैं, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो बनाते हैं, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो बनाते हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो बनाते हैं। बट सर क्यों बनाते हैं? अभी आप पढ़ रहे हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस चैप्टर के हिसाब से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे, इस चैप्टर के हिसाब से हम पूर्ण मूल्यांकन खाता क्यों बनाएंगे? द रीजन इज, जब भी हमने अपने रेशियो में चेंज किया तो अब जो भी प्रॉफिट होगा वो हम नए रेशियो के हिसाब से जानेंगे। लेकिन जब हमने ये चेंज किया, इससे पहले के जो भी फायदे हैं, जो भी नुकसान है, उसको हम पुराने रेशियो में बांटना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है आप जो भी आपकी एसेट्स है या जो भी आपकी लायबिलिटी है उसकी आप वैल्यूएशन कर रहे हो। जो भी आपकी एसेट्स है या जो भी आपकी लायबिलिटी है उसकी आप क्या कर रहे हो बेटा? वैल्यूएशन कर रहे हो कि आपकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। और ऐसा करने के लिए आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र खाता है। इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा? एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। रूल क्या होता है? रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये क्या होता है बेटा? रूल होता है। रूल को ना जाना भूल, ये होता है रूल, है ना? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है बेटा, दूसरा तरीका होता है ये आपका फॉर्मेट है आपके सामने, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पहला तरीका क्या होता है बेटा? पहला तरीका होता है जो भी मेरा घाटा है वो कहां जाएगा? डेबिट साइड में, और जो भी मेरा फायदा है वो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये तो हमारा रूल होता है, घाटा डेबिट में, फायदा क्रेडिट में। दूसरा होता है अगर मेरी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, मेरे लिए घाटा है, कहां आना चाहिए? डेबिट साइड में। अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मेरे लिए घाटा है, कहां आता है? डेबिट साइड में। अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, मेरे लिए क्या है? फायदा है। मेरे लिए क्या है? फायदा है, कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मेरे लिए क्या है? फायदा है, कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। लेकिन कोई ऐसी संपत्ति है जिसको मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एक फायदा है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक घाटा है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे पूछा ही जाएगा, पूछा ही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। इसका आप बहुत घोल के पी जाना अच्छे से। बस क्या क्या आता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा, चाहे आप इस चैप्टर में बनाएं, चाहे आप एडमिशन वाले चैप्टर में बनाएं, चाहे आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में बनाएं, ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बताया? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्यों बनाया जाता है? जो भी हमारी एसेट्स है या जो भी हमारी लायबिलिटी है उसमें जो भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। पूर्ण मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट वह खाता है जो साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने पर बनाया जाता है,
इसका उद्देश्य संपत्तियों और देनदारियों के मूल्य में हुए परिवर्तन से होने वाली लाभ या हानि की गणना करना होता है। जो भी मेरी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ रहा है, या जो भी मेरी लायबिलिटीज में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ रहा है, इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये जानने के लिए मैं बनाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में या तो मुझको फायदा होगा या फिर घाटा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो मुझको फायदा होगा या फिर मुझको घाटा होगा। अगर मुझे फायदा हो रहा है, वो फायदा हमारे चेंज इन पीएसआर में सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। अगर घाटा हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है बेटा, revaluation of assets and liabilities done with the help of a new account called revaluation account. Sometimes this account is also called profit and loss adjustment account. संपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण मूल्यांकन खाता नामक एक नए खाते की सहायता से किया जाता है। कभी कभी इस खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। मतलब जो आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो, जो आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो, उसको रीवैल्यू करने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कभी कभी इस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, अगर घाटा होगा, नुकसान होगा डेबिट में, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा क्रेडिट में। ठीक है, यस सर, ये फॉर्मेट है प्यारा सा। ठीक है, चलो अब यहां पर एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और पार्टनर का नाम देखो कितना अच्छा है, रुक मत जाना। क्या बात, रुक गई तो दिल में आ जाओगी। रुक मत जाना, रुक गई तो दिल में आ जाओगी। तो रुक मत जाना, रुक मत जाना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2:1। और ये उनकी प्यारी सी बैलेंस शीट दे रखी है। ये लायबिलिटीज हैं और ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है, यस सर। और यहां पर बहुत प्यारी प्यारी बात कही गई है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और आप बैलेंस शीट भी बनाइए। चलिए, इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो, डिंग 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 डिंग। CR DR। चलो सबसे पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू एट ₹3,00,000। हमें क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गुडविल का रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं है काम, गुडविल का कोई काम नहीं है, तो गुडविल का हम कुछ नहीं करेंगे। सेकंड है, लैंड बी रीवैल्यू एट ₹1,60,000। जो आपका लैंड है ना, उसकी वैल्यू 1,60,000 हो गई। लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी, 1,00,000, अब कितनी हो गई, 1,60,000। कितनी बढ़ गई, 60,000 बढ़ गई बेटा। तो आएगा फायदा हो गया बाई लैंड 60,000, बाई लैंड 60,000। उसके बाद आपसे कह रहा है बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लग गया 6% का। बिल्डिंग आपकी 6% से कम हो गई। ठीक है, तो बिल्डिंग 1,00,000 का है, 1,00,000 का 6% 6,000, तो 2। चलो डन, डन आर डन। अब थर्ड है बेटा, creditors of ₹12,000 were not likely to be claimed and hence to be written off। 12,000 के हमारे लेनदार हैं जिनको हमें पैसा देना है 12,000 रुपए। अब उन्हें हमें पैसा नहीं देना,
फायदा हो गया हमारे लिए, तो ये आएगा बाई क्रेडिटर्स 12,000। तो अब आप देख सकते हो यहां पर टोटल आ रहा है 72,000 का, और यहां है 6,000, यानी कितना फायदा हो गया? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 66,000। पार्टनर के नाम है रुक मत जान। रेशियो क्या था बेटा? रेशियो था 3:1। रेशियो था 3:1, तो आई थिंक ये आ जाएगा 33,000, 22,000 और 11,000। एक बार कर ले रहा हूं मैं, 66,000 इंटू 3/6। हाँ बेटा यही आएगा। तो ऐसे बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। डिंग 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 डिंग। ये सी आर और ये आपका डी आर। चलो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में जो बैलेंस दे रखा है वो हम ट्रांसफर करेंगे बेटा, ठीक है। देखो ये रहा आपका तीनों का बैलेंस, 2,00,000, 1,50,000। तो बाई बैलेंस बीडी 2,00,000, 1,50,000। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या लायबिलिटी साइड में आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जानी चाहिए? द आंसर इज यस, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय। इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे पुराने रेशियो में। 60,000 को 3:1 में बांटेंगे, तो बाई जनरल रिजर्व 3:1, तो हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। 3:1 में बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30,000, 20,000 और आपका 10,000। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछो। यस सर। अब यहां देखो एसेट साइड में आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ करना पड़ेगा बेटा। डेबिट बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में है, तो कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 को 3:1 में करोगे आप लोग तो ये आपका आएगा 15,000, 10,000 और आपका 5,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ था बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट which is 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है। अब यहां पर एक नई चीज है आपके लिए, वो है फर्म की आपको गुडविल दे रखी है और पार्टनर्स का आपका नया रेशियो दे रखा है, यानी कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनका पुराना रेशियो है 3:1 और अब कह रहे हैं कि जो उनका फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा, वो होगा 1:1:1। अब आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। 6 3 जा 18, 6 3 3 जा 9, माइनस 3 6 जा 6, ये आ गया 3/18। दूसरा करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 18 3 2 जा 6 माइनस 6, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका बी है यानी कि मत है, मत को पहले भी जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है। और जाना तूने मेरे जाना, पहले 1/6 था, 18, ये आपका 3 ये माइनस के 3/18, यानी कि बेटा रुक सेक्रीफाइस कर रहा है और जाना गेन कर रहा है। क्या बात है, ऐसा हकीकत में होता है। जब कोई चला जाता है ना आपकी जिंदगी से, इसका मतलब उन्हें कोई और मिल गया है, तो उन्हें गेन होता है, और जो रुका हुआ है उन्हें सेक्रीफाइस होता है। तो बेटा जो रुका हुआ है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो चला गया है वो गेन कर रहा है। तो देखो फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3/18, इसका मैं करूंगा 1/6, और ये आ जाएगा 6 1 जा 6, ये आ जाएगा 50,000। यानी कि जो जाना है वो रुक को 50,000 रुपए देगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो कैसे होगा बेटा, बाई रुक्स कैपिटल, सॉरी बाई जानास कैपिटल, और पैसे जाएंगे रुक में 50,000, क्योंकि 50,000 रुक को मिलेंगे, और कौन दे रहा है, जाना। तो 2 रुक्स कैपिटल और डेबिट होगा जाना का 50। तो यहां सारी चीजें हो चुकी हैं, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका 2 लाख, 2,30,000, 2,80,000, 20, ये आपका हो गया 3,13,000। उसके बाद 1,42,000, और ये 50 60 71,000। अब आप यहां अगर आएंगे तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, ये आपका 15,000 माइनस 13,000, 2,98,000। उसके बाद ये आपका 10,000 माइनस, तो 1,32,000, और ये आपका 55,000 माइनस होगा 5,000 ये, और 50,000 ये, तो आपका कितना बचेगा, ये 5 और 11, सॉरी ये आपका 55,000 हो गया, तो 5 और ये आपका 11, 16,000 ये आ गया। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बना लेते हैं फटाफट से बैलेंस शीट। अब हम बना लेते हैं फटाफट से बैलेंस शीट। डिंग 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 डिंग। ये CR साइड और ये DR साइड। पार्टनर्स, सॉरी बैलेंस शीट बनानी सर, ये बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो देखो बेटा जी, ये आपकी हो गई लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। ये आपकी हो गई लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम कैपिटल में। कैपिटल कितनी कितनी आई है, कैपिटल आपकी आई है, रुक की आई है 2,98,000, मत की आई है आई थिंक 42,000, सॉरी 1,32,000, और जाना की आई है, जाना, ओ जाना कह रहा है दिल, ओ जाना, 16,000, ठीक है, 16,000। तो अगर इन सबको जोड़ूंगा
तो 298 ये हो गया और ये आ गया 2, 4,30,000, तो 4,46,000। उसके बाद देखो आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स थे 1,00,000 रुपए के और आपसे कहा गया 12,000 का पेमेंट नहीं करना, तो कितने बचे क्रेडिटर्स? 1,00,000 में से 12,000 माइनस कर दो, तो क्रेडिटर्स ये आपका आ गया 88,000। ये आपका आ गया 88,000। 1,00,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 88,000। ठीक है, यस सर। उसके बाद बिल्स पेबल है 40,000 रुपए का, बिल्स पेबल है 40,000 रुपए। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट में एसेट्स की, तो एसेट्स में आपको क्या क्या दे रखा है? एसेट्स में आपको लैंड दे रखा है 1,00,000 रुपए का, जो कि कितने का हो गया था? 1,60,000 रुपए का। बिल्डिंग आपको दे रखी 1,00,000 की, जिसमें से 6,000 का डेप लग गया तो हो गई 94,000। उसके बाद प्लांट आपको दे रखा है 2,00,000 का, तो प्लांट 2,00,000 का। स्टॉक शायद आपको 50,000 का दे रखा है, स्टॉक आपको 50,000 दे रखा है। डेटर्स 60,000 है और बैंक में 10,000 है। डेटर्स 60,000 है और बैंक में 10,000। ठीक है, अब मैं फटाफट से अपना यंत्र ले आ रहा हूं ताकि हम इसकी एक बार कैलकुलेशन कर लें। एक मिनट रुकिएगा बेटा जी। चलो, तो मेरा यंत्र आ चुका है, अब फटाफट से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं तो 446 प्लस 88 प्लस 40, और इसको देखूं मैं तो 160 प्लस 94 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है बेटा आपका 5,74,000। और अगर मैं इधर का बात करूं तो 4,46,000 प्लस 88,000 प्लस 40,000। तो भैया बैलेंस शीट मैच कर गई है। राजू के पापा से कहना मिठाई बांटने, बैलेंस शीट मैच कर गई है। ठीक है, चलो, ये आपका क्वेश्चन हिंदी वर्जन में है, ये आपका क्वेश्चन हिंदी वर्जन में है। ठीक है, और यहां पर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी हैं। देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए क्या है बेटा? हमारे लिए एक गेन है, हमारे लिए एक फायदा है। ठीक है ना। उसके बाद आपसे कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति, ये भी हमारे लिए एक फायदा है, ये भी हमारे लिए एक फायदा है। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में जाएगा सीआर साइड में। उसके बाद आपसे कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व, ये हमारे लिए एक नुकसान है, ये हमारे लिए एक लॉस है बॉस। उसके बाद आपको दे रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। वाह, क्या राइम बन गई। नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो मेरे प्यारे कूचू पूचू, आपकी स्पेशल डिमांड थी इस चैप्टर की और आपके भाई ने फुलफिल कर दी। मेरे प्यारे बच्चे कहते सर गुडविल कब आएगा, सर गुडविल कब आएगा, सर गुडविल कब आएगा। ये लो यार, ये लो जी सनम हम आ गए गुडविल चैप्टर लेकर। आप टेंशन मत लो बेटा, देरी नहीं होगी, बहुत ही जल्दी मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट रिकॉर्ड करूंगा और आपके पास उस वीडियो तक पहुंचाऊंगा, ताकि मेरा हर बच्चा
जो बच्चा बैच का पार्ट किसी रीजन की वजह से नहीं बन पाया, या जो बैच में है जिसका बैकलॉग हो गया है, या जो रिवीजन करना चाहता है, सबका भला हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गप्पू भैया को प्यार देना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रोला ऑन द टॉप। बाय बेटूस।